आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड के बाद। गीता में कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता है तब तब अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में जब भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी कराह रही थी तब उस घड़ी में भी दकियानूसी एवं गलत विचारधारा के लोग मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करने के बजाय मानव मानव में जाति के आधार पर विभेद करने से नहीं हिचकते थे। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में कट्टरपंथियों का विरोध कर दलितों का उद्धार करने एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने के लिए जिस महामानव का जन्म हुआ उन्हें ही दुनिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। वे अपने कर्मों के कारण आज भी दलितों के बीच ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 16 अप्रैल 1891 को केंद्रीय प्रांत के महो में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार मेजर थे तथा उस समय महो छावनी में तैनात थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव का परिवार हिंदू धर्म की महार जाति से संबंधित था। उस समय कुछ कट्टरपंथी सवर्ण इस जाति के लोगों को अस्पृश्य समझकर उनके साथ भेदभाव एवं बुरा व्यवहार करते थे। यही कारण है कि भीमराव को भी बचपन से सवर्णों के बुरे व्यवहार एवं भेदभाव का शिकार होना पड़ा। स्कूल में उन्हें अस्पृश्य जानकर अन्य बच्चों से अलग एवं कक्षा से बाहर बैठाया जाता था। अध्यापक उन पर ध्यान भी नहीं देते थे। भेदभाव एवं बुरे व्यवहार का प्रभाव उन पर ऐसा पड़ा कि दलितों एवं अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने उनका नेतृत्व करने का निर्णय लिया तथा उनके कल्याण हेतु एवं उन्हें उनके वास्तविक अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए दकियानूसी तथा कट्टरपंथी लोगों के विरुद्ध वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। वर्ष 1905 में उनका विवाह रमाबाई नामक एक कन्या से हो गया। उसी वर्ष उनके पिता उन्हें लेकर बंबई चले गए जहां उनका नामांकन एल्फिंस्टन स्कूल में करा दिया गया। वर्ष 1907 में जब उन्होंने अच्छे अंकों के साथ मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देना प्रारंभ किया। वर्ष 1912 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में बीए करने के बाद वर्ष 1913 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने इस नौकरी से त्यागपत्र देकर उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने का फैसला किया। बड़ौदा के महाराजा ने उनके इस फैसले का स्वागत किया एवं उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की। इसके बाद भीमराव अमेरिका
चले गए, जहां न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने वर्ष 1915 में एमए तथा वर्ष 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1917 में वे कोल्हापुर के शासक महाराज के संपर्क में आए तथा उनकी आर्थिक सहायता से मूकनायक नामक पाक्षिक पत्र निकालना शुरू किया, जिसका उद्देश्य था दलितोद्धार करना। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उच्च शिक्षा की उनकी भूख शांत नहीं हुई थी, इसलिए वर्ष 1923 में वे इंग्लैंड चले गए, जहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद कानून में करियर बनाने के दृष्टिकोण से उन्होंने बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। चेंज फैशन वर्तमान युग का एक अभिन्न अंग बन चुका है, चाहे कॉलेज जाने वाले लड़के लड़की हो या बाजार जाते स्त्री पुरुष हों, ऑफिस जाती महिलाएं हों या शाम को मटर गश्ती करने वाले युवक हों, सब फैशन की अदाओं के साथ घर से बाहर निकलते हैं। आज के बाजार सौंदर्य प्रसाधनों से भरे हैं। आज सौंदर्य प्रसाधन की दुकान पर जितनी भीड़ देखने को मिलती है, इतनी भीड़ किसी अन्य दुकानों पर नहीं होती है। वर्तमान दौर में लोग अपनी सुंदरता और रखरखाव पर काफी खर्च कर रहे हैं। आज कदम कदम पर ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। पहले दुल्हन ही संपूर्ण श्रृंगार करती थी, परंतु आज की महिलाएं घर हो या बाहर हर वक्त सजी संवरी रहती है। आज का पुरुष वर्ग भी फैशन की प्रतियोगिता में पीछे नहीं है, क्योंकि पुरुष भी नियमित रूप से बाल रंगवाने लगे हैं। आज पुरुषों के लिए भी विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन बाजार में उपलब्ध है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह उत्पन्न होता है कि फैशन का यह भूत अचानक क्यों हम सब पर हावी होने लगा है। इनके कई कारण उत्तरदायी हैं, जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगों में सुंदर युवक युवतियों को पदोन्नति मिलना तथा सुंदर दिखने की बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। टीवी के विज्ञापन, सौंदर्य प्रतियोगिताओं की बढ़ती संख्या, सौंदर्य प्रसाधनों की अधिकता तथा देश में धन समृद्धि का बढ़ना भी इसके प्रमुख कारणों में से एक है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि फैशन अथवा श्रृंगार में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी अधिकता बुरी होती है। आज फैशन भूत बनकर युवक युवतियों के सिर पर नाच रहा है। लोग चरित्र पर नहीं, फैशन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। युवकों के सुशील चरित्र का नहीं, उनकी स्मार्टनेस को तथा लड़कियों के शील को नहीं, बल्कि उनके सौंदर्य को अधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है। इससे शक्ति नहीं, दिखावा बढ़ता है। अतः फैशन को जीवन में उचित स्थान मिलना चाहिए, प्रमुख स्थान नहीं। गांधी के सादगी वाले देश में फैशन का सीमित स्थान ही हो सकता है। ऊपरी दिखावे से कहीं अधिक सुंदर व्यक्ति का मन होता है, जिसे सशक्त बनाने में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहिए। सौंदर्य और फैशन शो के नाम पर देश की युवा पीढ़ी को नैतिक
पतन के गर्त में धकेला जा रहा है। अधिकांश कार्यक्रमों में स्त्री कलाकार ऐसे वस्त्र पहनती है जिन्हें देखकर युवकों के मन में वासना की लहरें आंदोलित होने लगती है।